एवरीवन, तो आज हम यहाँ पर अजम्पशंस ऑफ हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल जो है वो पढ़ने जा रहे हैं कि हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल जब उन्होंने बनाया था तो उन्होंने क्या क्या अजम्पशंस अज्यूम की थी अपने P + Q = 1 के फॉर्मूले को बनाने के लिए। क्या क्या उन्होंने अज़म किया जो कि आज हम पढ़ने जा रहे हैं। सो लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। देखो, सबसे पहले अगर मैं हार्डी वीनबर्ग रूल की बात करूँ तो हार्डी वीनबर्ग ने सबसे पहला जो अजम्पशन सिलेक्ट की थी वो थी रैंडम मेटिंग। अब इसका क्या मतलब है भाई, मतलब तो समझना ही पड़ेगा। तो हम एक ना पॉपुलेशन को अज्यूम कर रहे हैं। लेट्स सपोज दिस इज़ द पॉपुलेशन, ठीक है। इस पॉपुलेशन में बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं। अब यहाँ पर मेल भी है, ठीक है, यहाँ पर मेल भी है और यहाँ पर अपनी फीमेल भी है। हाँ, मेल भी है, फीमेल भी है, पर ये ना रैंडम मीटिंग करेंगे भाई। हेडिंग ही है कि रैंडम मीटिंग मीन्स दे विल डू रैंडम मीटिंग। इसका मतलब क्या है? रैंडम मीटिंग का मतलब क्या है? रैंडम मीटिंग का मतलब है दैट ईच इंडिविजुअल हैज़ इक्वल अपॉर्चुनिटी टू मेट विद एनी अदर फीमेल इन द सेम पॉपुलेशन। अरे सेम पॉपुलेशन से ही होनी चाहिए, मीटिंग सेम पॉपुलेशन से ही होती है, ठीक है। तो अगर मैं रैंडम मीटिंग की डेफिनेशन यहाँ पर लिखना चाहूँ तो यहाँ पर रैंडम मीटिंग कहते क्या है? रैंडम मीटिंग, तो रैंडम मीटिंग ये कहती है दैट ईच इंडिविजुअल इन अ पॉपुलेशन has equal opportunity to mate with any other individual within the same population। तो ये ज़रूरी है कि भाई हर एक इंडिविजुअल को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहे टू मेट विद एनी अदर इंडिविजुअल विद इन द सेम पॉपुलेशन। शर्त ये होनी चाहिए कि सेम होनी चाहिए। तो ऐसी वाली मीटिंग को हम पैनमिक्टिक मीटिंग कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? इस वाली मीटिंग को या इस वाली पॉपुलेशन को हम पैनमिक्टिक पॉपुलेशन कहते हैं, जहाँ पर अपनी मर्जी से नहीं, रैंडमली एक मेल और फीमेल रैंडमली मेट कर जाए आपस में। तो इस मीटिंग को हम पैनमिक्टिक मीटिंग कहते हैं। पैनमिक्टिक मीटिंग कहते हैं। इसका मतलब थोड़ा और समझते हैं, हमें अभी रैंडम मीटिंग का समझ नहीं आया तो दूसरी तरीके से हम यहाँ पर समझते हैं, देखते हैं। देखो, यहाँ पर अगर मैं ह्यूमंस के केस में बात करूँ तो ह्यूमंस कभी भी रैंडम मीटिंग नहीं करते हैं। वाई? अभी जवाब मिलेगा। ह्यूमंस कभी भी रैंडम मीटिंग नहीं करते हैं। वाई दे कांट डू रैंडम मीटिंग? बिकॉज दे सिलेक्ट इंडिविजुअल ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिनोटिपिक ट्रेट, ठीक है। दे सिलेक्ट individual on the basis of phenotypic trait। इसका मतलब क्या हुआ भाई? ह्यूमंस जो है ना वो ऐसे रैंडमली मेट नहीं कर लेते। वहाँ पर फीमेल्स जो है ना यहाँ पे चूजी होती है कि पैसा जिसके पास है, जो अच्छी शक्ल का है, ठीक है, अच्छे घर से होना चाहिए, सैलरी अच्छी होनी चाहिए। तो ह्यूमंस कभी भी रैंडम मीटिंग नहीं करते, वो बहुत चूजी होते हैं। ह्यूमंस आर चूजी। क्यों भाई? ह्यूमंस ना फिनोटिपिक, उस बंदे की, उस फीमेल जो है ना, वो बंदे की शक्ल, उसकी सैलरी, ठीक है, उसके ट्रेट्स, उसके घर कैसा है, उसके बेसिस पे ही फीमेल जो है वो मेल से मैरी करती है। तो इसीलिए इसको हम कहते हैं, इस टाइप की मीटिंग को हम कहते हैं असॉर्टेटिव मीटिंग, ठीक है, असॉर्टेटिव मीटिंग। और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर पीकॉक देखते हैं। अब पीकॉक में भी ना फीमेल चूजी होती है। क्या होती है? फीमेल
चूजी होती है। कैसे? यहाँ पर मैं लिख रही हूँ कि फीमेल इज़ चूजी। क्यों? यहाँ पर ये मेल को सिलेक्ट करती हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर टेल। सिलेक्ट मेल ऑन द बेसिस ऑफ टेल, कि जिसकी टेल ज़्यादा बड़ी हुई ना, पीकॉक, फीमेल पीकॉक उसी से ही मेट करती है। मतलब पीकॉक इज़ ऑल्सो वेरी चूजी। तो इसीलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हार्डी वेनबर्ग के लिए कि जो पॉपुलेशन है ना वो रैंडम में मेटिंग करे। ठीक है, पॉपुलेशन जो है ना वो यहाँ पर रैंडम मेटिंग जो है ना वो शो करे। ठीक है, रैंडम मेटिंग शो करे, पर ऐसा हर एक जगह अवेलेबल नहीं है। मैंने आपको ह्यूमंस के बारे में बोला, मैंने आपको पीकॉक के बारे में बताया, वहाँ पर रैंडम मीटिंग तो होती ही नहीं है। तो पहला अजम्पशन इन्होंने ये चूज़ किया। अब हम दूसरा अजम्पशन देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अपना दूसरा अजम्पशन, तो दूसरा अजम्पशन जो है वो देखते हैं। इन्होंने बोला कि लार्ज पॉपुलेशन होनी चाहिए। अब मन में ये सवाल उठता है कि भाई स्मॉल पॉपुलेशन क्यों नहीं? मैंने आपको जेनेटिक ड्रिफ्ट के अंदर भी बताया था कि जब स्मॉल पॉपुलेशन होती है ना तो वहाँ पर फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करती है, बहुत ज़्यादा एकदम से ही वक्त बदल देते हैं, जज्बात बदल देते हैं। मतलब फ्रीक्वेंसी कभी भी ड्रास्टिकली फ्लक्चुएट होती है। अगर यहाँ पर स्मॉल पॉपुलेशन हुई, ठीक है, देखते हैं कि स्मॉल पॉपुलेशन में होता क्या है। तो अगर यहाँ पर स्मॉल पॉपुलेशन हुई तो इसका मतलब अगर यहाँ पर ये मीटिंग अगर यहाँ पर मान लो डिज़ास्टर आ गया या कुछ आ गया, तो अब इस केस में ये होगा कि फ्रीक्वेंसी जो है, अगर मान लो यहाँ पर कैपिटल T इक्वल टू 0.8 मिल रहा था और स्मॉल t 0.2 मिल रहा था। ठीक है, यहाँ पर चांसेस है कि कैपिटल T 1 हो जाए और स्मॉल t तो एलिमिनेट ही हो जाए, 0 हो जाए। सो यहाँ पर हम ये लिखेंगे कि फ्लक्चुएशंस आर मोर इन केस ऑफ स्मॉल पॉपुलेशन। तो इन्होंने लार्ज पॉपुलेशन को क्यों कंसिडर किया? वाई नॉट स्मॉल पॉपुलेशन? बिकॉज इन स्मॉल पॉपुलेशन frequency of allele drastically change. Frequency of alleles drastically change. ठीक है। दूसरा यहाँ पर ये हो सकता है कि फ्लक्चुएशंस, मैं ये भी कह सकती हूँ फ्लक्चुएशंस ऑफ allele आर मोर इन केस ऑफ फ्लक्चुएशंस ऑफ alleles आर मोर इन केस ऑफ स्मॉल पॉपुलेशन। तो हमें ये समझ में आया कि अगर लार्ज पॉपुलेशन होती तो इतनी फ्लक्चुएशन नहीं आती। ठीक है, इतनी फ्रीक्वेंसी में चेंज नहीं होता अलील्स में। पर स्मॉल पॉपुलेशन में क्या हुआ कि फ्रीक्वेंसी ऑफ अलील ड्रास्टिकली चेंज होती है और फ्लक्चुएशन ऑफ अलील्स जो है वो मोर होती है इन केस ऑफ स्मॉल पॉपुलेशन। इसीलिए उन्होंने अपने दूसरों से बचने के लिए अपने आप को सेफ साइड पे रखा कि उन्होंने बोल दिया कि भाई लार्ज पॉपुलेशन में मैं तो हार्डी वेनबर्ग कंसिडर करता हूँ। ठीक है, तीसरी हम अजम्पशन देखते हैं। तो तीसरी अजम्पशन है नो म्यूटेशन। ठीक है, तीसरी अजम्पशन है इनकी नो म्यूटेशन। अब ये नो म्यूटेशन मतलब म्यूटेशन हो गया तो अलील्स का बदलने के भी चांसेस है। भाई मान लो यहाँ पर ये एक लार्ज पॉपुलेशन है। ठीक है, ये है लार्ज पॉपुलेशन। ठीक है, इसमें बहुत सारे लोग जो है ना वो रह रहे थे। जब इसमें म्यूटेशन आया, ठीक है, क्या आया इसमें? म्यूटेशन। तो म्यूटेशन यहाँ पर आया। अब यहाँ पर क्या हुआ? अब यहाँ पर ये हुआ कि अब इस केस में जो अलील है वो चेंज हो सकती है। जैसे मान लो इधर हमारी कैपिटल T अलील मिल रही थी, इधर स्मॉल t अलील मिल रही है, तो म्यूटेशन आने में हो सकता है कैपिटल T स्टार अलील हो जाए, इसमें म्यूटेशन आ जाए। तो इधर कहाँ से हार्डी वेनबर्ग लगेगा? तो इसीलिए इन्होंने बोला कि म्यूटेशन नहीं होनी चाहिए। अदरवाइज़ क्या होगा? यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं। अदरवाइज़ ये होगा कि भाई मॉडिफिकेशन ऑफ अलील्स भी हो सकती है, फ्लक्चुएशंस ऑफ अलील भी हो सकती है। तो यहाँ पर क्या है?
fluctuations of alleles can be there, of alleles can be there. और सेकंड में इन्होंने बोला कि मॉडिफाई भी हो सकती है, मॉडिफिकेशन ऑफ अलील्स इज़ पॉसिबल, अलील्स इज़ पॉसिबल. इसीलिए इन्होंने कंसिडर ही नहीं किया कि म्यूटेशन ये अपने रूल में रखें. ठीक है, तीसरी हम एग्जाम्पल देखते हैं, तीसरी अजम्पशन, चौथी अजम्पशन. तो चौथी इन्होंने अजम्पशन ली, नो माइग्रेशन. ठीक है, नो माइग्रेशन. क्या हो कि अगर माइग्रेशन हो जाए, मानते हैं कि ये हम यहाँ पर लार्ज पॉपुलेशन ले रहे हैं. ठीक है, क्या मैंने बोला दैट दिस इज़ द लार्ज पॉपुलेशन. ठीक है, अब हो अगर इनमें माइग्रेशन हुई, क्या हुई, माइग्रेशन अगर इस लार्ज पॉपुलेशन में हुई. ठीक है, तो यहाँ पर माइग्रेशन हो गई. ठीक है, इससे क्या होगा कि यहाँ पर पॉपुलेशन तो वही रहेगी, माइग्रेशन मतलब बोथ इमिग्रेशन एंड एमिग्रेशन, इमिग्रेशन एंड एमिग्रेशन. तो यहाँ पर मान लो यहाँ पर कैपिटल टी भी मिल रही थी और यहाँ पर स्मॉल टी भी मिल रही थी. यहाँ पर माइग्रेशन हो जाने के कारण कैपिटल टी बिल्कुल ही ख़त्म हो गई, एलिमिनेट हो गई और सिर्फ स्मॉल टी 1 बची. तो फ्लक्चुएशन बहुत आया माइग्रेशन से, बोथ इमिग्रेशन या एमिग्रेशन से फ्लक्चुएशन बहुत आया. और इस केस में तो हमें यहाँ पर दिख रहा है कि एक अलील की तो यहाँ पर डिलीशन ही हो गई, एलिमिनेशन हो गई. क्यों, वो बाकी हो सकता है वो बाकी एरियाज़ में मूव कर गए, टी अलील वाले जो पॉपुलेशन थी, जो इंडिविजुअल्स थे. तो इसमें भी हम यहाँ पर यही लिखेंगे कि एडिशन और डिलीशन ऑफ अलील्स में चेंज इन द फ्रिक्वेंसी ऑफ द अलील्स. ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे एडिशन. एडिशन मतलब कोई लोग इमिग्रेट करके आ रहे हैं, तो यहाँ पे मेरा मतलब इमिग्रेशन. ठीक है, इमिग्रेशन. एंड डिलीशन ऑफ अलील्स, डिलीशन यानी कि एमिग्रेशन, कि कोई बंदा जो है वो छोड़कर जा रहा है, एमिग्रेशन. तो एडिशन एंड डिलीशन may lead to change in the frequency of the alleles, change in the frequency of alleles ड्रास्टिकली. बहुत ड्रास्टिक चेंज आया. पिछले अगर स्लाइड में हमने देखा कि भाई कैपिटल टी तो ज़ीरो ही हो गई, तो ड्रास्टिकली यहाँ पर अलील्स में चेंज आया. तो हो सकता है, तो उन्होंने अपने सेफ साइड को पे रखने के लिए इन्होंने बोल दिया कि यहाँ माइग्रेशन तो हो ही नहीं सकती है. ठीक है, तो पंजवा और लास्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जहाँ पर इन्होंने बोला नो नेचुरल सिलेक्शन. नो नेचुरल सिलेक्शन. सबसे पहले हम नेचुरल सिलेक्शन को समझते हैं कि होता क्या है. इसकी बेस्ट एग्जाम्पल हम ले सकते हैं मेलेनिज्म की, इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म की. तो लेते हैं, इन केस ऑफ इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म. ठीक है, मैंने इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म की यहाँ पर जो एग्जाम्पल है वो कंसिडर की. तो मेरे पास दो केसेस आए, बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन. तो यहाँ पर था बिफोर एंड आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन. बिफोर में मुझे मिला कि एक्चुअल में जो बटरफ्लाई मॉथ थी, बेसिकली मॉथ थी. ठीक है, वो दो टाइप्स की थी. यहाँ पर ब्लैक भी थी और यहाँ पर अपनी वाइट भी थी, वाइट मॉथ भी थी. पर क्योंकि वहाँ पर पोल्यूशन कम होता था बिफोर, यानी कि इंडस्ट्रीज़ आने से पहले, तो वाइट को ज़्यादा रिप्रोडक्टिव एडवांटेज मिलती थी. मेरे वर्ड पे फोकस करना, मेरे वर्ड पे फोकस करना. रिप्रोडक्टिव एडवांटेज मतलब उसको ज़्यादा से ज़्यादा इंडिविजुअल प्रोड्यूस करने के लिए नेचर बोलती थी. मतलब मोर नंबर ऑफ स्प्रिंग्स, मोर नंबर ऑफ स्प्रिंग्स. तो वाइट वाले को रिप्रोडक्टिव एडवांटेज मिली थी और ऑफस्प्रिंग यानी कि ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करना वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करा करती थी बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन. और ब्लैक वाली को रिप्रोडक्टिव डिसएडवांटेज मिलती थी क्योंकि उसके जो ऑफस्प्रिंग थे, ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करने से पहले ही वो मर जाती थी. तो ये था बिफोर इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म का केस. अब यहाँ पे आफ्टर इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म का केस देखते हैं. तो यहाँ पर अगर आफ्टर देखिए
तो आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन में यहाँ पर मेरे अभी भी ब्लैक थी, लेकिन यहाँ पर वाइट भी थी, पर क्योंकि पोल्यूशन आया तो ब्लैक इजीली कमोफ्लेज कर जाती थी। अब इसको रिप्रोडक्टिव एडवांटेज मिलना शुरू हो गया, तो इट स्टार्ट गेटिंग द रिप्रोडक्टिव एडवांटेज। तो यही तो कहता है जो हार्डी-वेनबर्ग रूल है, वो यही तो कहता है कि इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म यानी कि नेचुरल सिलेक्शन तो होनी ही नहीं चाहिए। मतलब अगर मैं उनकी भाषा में कहूँ दैट ऑल द जेनोटाइप्स, अच्छा इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म को पहले डिफाइन कर लेते हैं, सॉरी नेचुरल सिलेक्शन को, नेचुरल सिलेक्शन को डिफाइन कर लेते हैं। नेचुरल सिलेक्शन होता है दैट व्हेन एन ऑर्गेनिज्म बिकॉज ऑफ इट्स फिनोटाइप, यानी कि फिनोटाइप किससे आता है, जीनोटाइप से, तो यहाँ पे लिखूंगी अल्टीमेटली जेनोटाइप विल गेट टर्म पे फोकस करना, रिप्रोडक्टिव एडवांटेज, यानी उसको ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करने का ज़्यादा एडवांटेज था ओवर अनदर, ठीक है, ओवर अनदर। तो आई होप कि समझ आ गया होगा कि जब एक ऑर्गेनिज्म को, अगर हमने बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन यहाँ पर देखा, तो बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन में हमें देखा कि मौत दोनों थी, ब्लैक भी थे वाइट भी था, लेकिन ब्लैक वाले की जो संख्या थी वो बहुत कम थी, क्योंकि ब्लैक जो है वो कमोफ्लेज नहीं कर पाता था ट्रीज़ पे, पर वाइट वाले की रिप्रोडक्टिव एडवांटेज ज़्यादा थी, यानी कि उसकी जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करने की क्षमता थी वो ज़्यादा थी, क्योंकि वो ईजिली कमोफ्लेज कर जाता था। लेकिन आफ्टर द इंडस्ट्रियलाइजेशन अभी भी वाइट वाली है और अभी भी ब्लैक वाली है, लेकिन ब्लैक वाले को ज़्यादा रिप्रोडक्टिव एडवांटेज मिला, यानी कि उसको ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करने की जो एडवांटेज है वो ज़्यादा मिले एज़ कम्पेयर टू वाइट, बिकॉज ब्लैक ईजिली अब कमोफ्लेज कर जाता था। तो वही मैंने उसकी अकॉर्डिंग टू नेचुरल सिलेक्शन लिखा है कि व्हेन एन ऑर्गेनिज्म बिकॉज ऑफ इट्स फिनोटाइप, यानी अल्टीमेटली देयर जेनोटाइप विल गेट रिप्रोडक्टिव एडवांटेज ओवर अनदर, एक जेनोटाइप को ज़्यादा रिप्रोडक्टिव एडवांटेज मिल रहा है ओवर अनदर, यानी उसको ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करने की जो कैपेबिलिटी है वो ज़्यादा है उसकी एज कम्पेयर टू अनदर, इसी को ही हम नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं। तो अब आते हैं अकॉर्डिंग टू हार्डी-वेनबर्ग रूल। तो यहाँ पर आते हैं कि अकॉर्डिंग टू हार्डी-वेनबर्ग, he doesn't consider natural selection. He doesn't consider natural selection. मतलब कि all the genotype will have equal viability and fertility. All genotype will have equal viability एंड फर्टिलिटी। इसको मैं दूसरे तरीके से भी डिफाइन कर सकती हूँ कि नो ऑर्गेनिज्म विल गेट रिप्रोडक्टिव एडवांटेज ओवर अनदर। तो ये भी डिफाइन कर सकती हूँ मैं दैट नो ऑर्गेनिज्म विल गेट रिप्रोडक्टिव एडवांटेज ओवर अनदर, क्योंकि ऐसे करने से एक अलील पूरी ही कम हो जाएगी और एक अलील बहुत ज़्यादा हो जाएगी, इसीलिए उन्होंने नेचुरल सिलेक्शन को कंसिडर ही नहीं किया। सो दैट्स इट, हार्डी-वेनबर्ग हमारा ख़त्म हुआ। नेक्स्ट वीडियो में नया टॉपिक स्टार्ट होगा, सो स्टे ट्यून्ड।